हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी प्रक्रिया बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में बात करने वाले हैं शीत युद्ध की। काफ़ी हम लोग डिटेल से इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, शीत युद्ध की अगर यहाँ पे बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शस्त्रों का भी विकास किया गया था। अगर यहाँ पे देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्र अर्थात जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। लेकिन हुआ क्या कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही अगर देखा जाए यहाँ पे, तो एक ओर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। बहुत जल्दी ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी। रूस के नेतृत्व में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो कम्युनिस्ट अर्थात साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीवादी देश दो खेमों में बट गए। इस तरह इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट बिल्कुल यहाँ पे आमने सामने खुल के सामने आई। ठीक है, खुल के सामने आए। लेकिन यही था कि एक युद्ध जनित जो युद्ध होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। एक प्रकार का पूरी तरीके से वाक युद्ध के रूप में मौजूद था और ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण हमेशा बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहता था। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। उदय के कारणों में हम लोग बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शीत युद्ध के जितने भी डायमेंशन बन सकते थे यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से कंप्लीट किया गया। अर्थ, विशेषताएँ, इसकी प्रकृति कैसी थी, उदय के कारण क्या था, इसका विकास का एक जो क्रम है पूरा का पूरा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसका प्रभाव क्या रहा और अंत कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे अर्थ की यहाँ पे बात की जाए तो बिल्कुल ये अगर देखा जाए इसे तो एक प्रकार का वाक युद्ध था ये यूएसए और ठीक है यूएसएसआर के बीच। ठीक है, जिसको उस समय सोवियत संघ बोला जाता था, जिसका विभाजन अगर देखा जाए तो 1990-91 के आसपास गोर्बाचेव के नेतृत्व में इसका विघटन कर दिया गया और इससे अलग होके 15 देश ठीक है सामने आ गए। तो बीच में ठीक है मध्य एशिया का काफ़ी देश इसमें शामिल है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक काफ़ी बेहतरीन आप राइटर कह सकते हैं केपी मेनन के द्वारा इसको दो विचारधारा, दो पद्धतियाँ, दो गुट, दो राज्य, पूंजीवादी वर्सेस साम्यवाद, लोकतंत्र एवं ठीक है तानाशाही जैसे चीज़ों से इनको नामों से इनको जाना गया। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है जो एक वाक युद्ध था, इसके कई सारे यहाँ पे कारण थे, जिसमें घृणा, अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, जासूसी पर्याप्त मात्रा में मौजूद थी। और जब ये सारी चीज़ें मौजूद रहेगी तो यहाँ पे युद्ध का वातावरण तैयार होगा ही होगा। लेकिन यही है कि संजोग कही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये इतना अधिक हद तक शीत युद्ध चल चुका था कि वाक युद्ध के रूप में बिल्कुल एक गर्माहट का माहौल था। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो भी नए नए जो उपनिवेश जो आज़ाद हो रहे थे उनके लिए बहुत ही ठीक है जो ये सिचुएशन था ये फेस करना इतना आसान नहीं था। और ऐसे में ही नेहरू के द्वारा जो चलाया गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस मूवमेंट जो चलाया गया था, उस समय देखिए यहाँ पे दो बड़ी शक्तियाँ ऑलरेडी मौजूद थी, पूंजीवादी वर्सेस साम्यवादी। और नेहरू के द्वारा जो गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया तो उसकी प्रासंगिकता कुछ अलग है, उसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे एक लंबे समय तक उष्ण वातावरण का माहौल था, जो कि युद्ध कभी नहीं हुआ और इसी प्रकार से ये ख़त्म भी हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए, इसमें ना पूर्णतः शांति होगी, ना पूर्णतः इसमें वास्तविक युद्ध होगा। ऐसा लगेगा कि अब बिल्कुल शांत हो गया, ऐसा लगेगा कि अब कल ही युद्ध हो गया, लेकिन इस तरह की स्थिति ठीक है लंबे समय तक बनी रहती है। भय का वातावरण पर्याप्त रूप से मौजूद होता है
और यहाँ पे अविश्वास इतना अधिक बढ़ जाता है कि अस्त्र शस्त्र का बढ़ावा दोनों खेमों के लोग पूरी तरीके से बढ़ाने लगते हैं। यूएसए भी बढ़ा रहा था, यूएसएसआर भी बढ़ा रहा था। इस तरह अगर देखा जाए तो यह वास्तविक युद्ध से ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मानसिक अशांति होती है। अब आप खुद रियलाइज कर सकते हैं, अपने आप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि मानसिक अशांति जब भी एक मेंटली डिस्टर्बेंस होती है तो कोई भी चीज़, ठीक है, बहुत ही अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस समय कुछ सिचुएशन यही था। यहाँ पे गुटों को बढ़ावा मिला, खासकर उपनिवेशों के लेकर यहाँ पे होड़ मचने लगी। जो भी नए नए, ठीक है, जो भी कॉलोनी जो खासकर यूरोप के द्वारा जो बसाई गई थी, जो भी यहाँ पे आज़ाद हो रहे, अब उनको लेके पूंजीवादी चाह रहा है कि हम अधिक से अधिक देशों को अपने में शामिल करें। कम्युनिस्ट चाह रहे हैं कि हम अपने, ठीक है, में शामिल करें। तो जो आज़ाद हो गए उनको लेके पूरी तरीके से होता है ना नोक झोंक, इधर कैपिटलिस्ट है, इधर कम्युनिस्ट है, ठीक है, और दोनों ही चाह रहे हैं कि हम जो भी यहाँ पे उपनिवेश नए देश जो यहाँ पे आज़ाद हो रहे हैं इनको हम अपने में शामिल करें, ताकि हमारे ग्रुप में देशों की संख्या बढ़ सके, जिससे कि हम लोग एक दूसरे पे, ठीक है, कंट्रोल कर सकें। तो इस प्रकार की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ कारणों की, ठीक है, कारण में यहाँ पे क्या क्या कारण हो सकता है। पहला कारण है यहाँ पे आप देख सकते हैं वैचारिक मतभेद को लेके। वैचारिक मतभेद की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 1917 में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ था बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी, ठीक है, और उस बोल्शेविक क्रांति का जो पूरी तरीके से लक्ष्य था कि शोषण के विरुद्ध हमें आवाज़ उठाना है। शोषण के विरुद्ध, चाहे वो रूस में हो, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, ठीक है, शोषण के विरुद्ध हमें आवाज़ उठाना ही उठाना है। और इसका एक और लक्ष्य था कि शोषण हो रहा है, शोषण कौन कर रहा है, तो जो भी यहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग हैं, खासकर उस समय अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति के दौर पे मजदूरों का शोषण जम के किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटलिस्ट को यहाँ पे कम्युनिस्टों के द्वारा ख़त्म करने की भी बात की गई थी। और यही समस्या, ठीक है, शुरू हो गया। साम्यवाद का विश्व में प्रसार होना शुरू यहाँ पे हो गया और इनके द्वारा पूंजीवादी की समाप्ति की बात कही गई। दूसरा कारण है यहाँ पे द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। एक एक कारणों को आप देखते चलिए, बहुत सारे कारण यहाँ पे पहले ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मित्र राष्ट्र है, यहाँ पे त्रिगुट है। मित्र राष्ट्रों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ब्रिटेन था, यूएसए था और यहाँ पे फ्रांस था, और बाद में आके यहाँ पे, ठीक है, यूएसएसआर सोवियत संघ भी आके जुड़ गया। यहाँ पे एक घटना घटी जब यहाँ पे हिटलर के द्वारा, हिटलर काफ़ी, आप लोगों को ध्यान होगा कि पोलैंड के क्षेत्रों के तरफ जो अटैक किया था, ठीक है, पहली बार, तो उसको यूएसएसआर और जर्मनी के बीच दो भागों में बांट दिया गया था। लेकिन पुनः जो यूएसएसआर का जो क्षेत्र था, इस पे हिटलर के द्वारा आक्रमण कर लिया गया। अब हिटलर इधर जब आक्रमण किया तो इस समय यूएसएसआर का, ठीक है, शासन चलाने वाला स्टालिन था, ध्यान रखिएगा, स्टालिन था। तो स्टालिन पे हिटलर पूरी तरीके से भारी पड़ रहा था। तो स्टालिन ने क्या किया कि कैपिटलिस्ट देशों से, जो भी यहाँ पे यूएसए था, ब्रिटेन था, ऐसे देशों से रिक्वेस्ट किया कि जितना अधिक हो सके पूर्वी मोर्चे की तरफ अगर हिटलर बढ़ेगा तो भाई हमें बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो आप लोग भी क्या करिए कि पश्चिमी, ठीक है, क्षेत्रों की तरफ आप लोग द्वितीय मोर्चा खोलिए। यहाँ पे जब मोर्चा खोलेंगे तो हिटलर की जो सैन्य शक्ति में पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज जाएगा, विकेंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि हिटलर कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मित्र राष्ट्रों की इच्छा क्या थी कि अगर हिटलर पूर्व की तरह अगर जा रहा है, रूस को अगर ख़त्म भी कर दे रहा है, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, चूँकि वैचारिक मतभेदता है, एक कैपिटलिस्ट देश है, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टालिन ने इसको तो जैसे तैसे संभाल लिया। लेकिन यही है कि अब जो अविश्वास की जो स्थिति उत्पन्न होगी, बिल्कुल यहाँ पे अविश्वास बढ़ जाएगा, मतभेदता यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और यही कारण है कि साम्यवादी वर्सेस पूंजीवादी द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होते ही ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, चरम पे पहुँच गई। तीसरा कारण है यहाँ पे परमाणु बम के रहस्य को गुप्त रखना। अब इसमें बिल्कुल सिंपल है कि जो भी यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया, ठीक है, अब वो जो बम की जो जानकारी थी, देखिए यहाँ पे ब्रिटेन को जानकारी थी, ब्रिटेन को यहाँ पे जानकारी थी कि यूएसए के पास परमाणु बम है।
तो इसे पता था कि परमाणु बम है, यह एक अच्छे मित्र के रूप में यूएसए का ठीक है साथ दे रहा था। वहीं अगर यहाँ पे रसिया को देखा जाए यहाँ पे, तो परमाणु बम के बारे में इसे पता भी नहीं था, ठीक है। अब जब इसे परमाणु बम के बारे में पता नहीं था और जैसे ही इसे पता चला कि यूएसए के द्वारा ठीक है रिटेलिएट कर दिया गया है पर्ल हार्बर का, हिरोशिमा और नागासाकी के जो बम गिरा दिया गया है। अब देखिए थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पे, तो एक अविश्वास की स्थिति पैदा होगी ही होगी। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना नुकसान ठीक है परमाणु बम के द्वारा जापान को जितना नुकसान किया गया, कहीं न कहीं अगर उसका मानसिक ठेस अगर जो लगा यूएसए को लगा कि देखो भाई इतना बड़ा चीज़ ठीक है हमसे छुपा के रखा, इसका मतलब कि और भी उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनकी जानकारी वो हमसे शेयर करना नहीं चाहता है। तो कुल मिला के सब जो कारण है ठीक है, ट्रस्ट का अभाव यहाँ पे पूरी तरीके से हमें दिखाई दे रहा, अब विश्वास को बढ़ाते जा रहा है, जिसके वजह से दोनों ठीक है आपस में ठीक है रिटेलिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। चौथा कारण है यहाँ पे सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन, ठीक है। चूँकि बाल्कन समझौता ऑलरेडी 1944 में हुआ था। अब बाल्कन कंट्री देखेंगे ठीक है, बाल्कन सी के आसपास का जो भी वहाँ पे छोटे छोटे जो कंट्री हैं ठीक है, जैसे कि इसमें रोमानिया है, बुल्गारिया है, यूनान है ठीक है, हंगरी है, युगोस्लाविया है, कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री है। इस समझौते के अंतर्गत बोला गया कि यहाँ पे रूस और ब्रिटेन ठीक है, रूस के अधीन रहेगा यहाँ पे रोमानिया और बुल्गारिया रहेगा, ब्रिटेन के अधीन यहाँ पे यूनान रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। और बाकी जो बोला गया कि हंगरी और युगोस्लाविया है, ठीक है, हंगरी और युगोस्लाविया का अगर मैप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, आपको यूरोप के खासकर बिचली क्षेत्रों में या खासकर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ इसका लोकेशन आप लोगों को दिखाई दे देगा। यहाँ पे बोला गया कि भाई इस पे सम्मिलित जो प्रभाव रहेगा रूस का भी रहेगा और ब्रिटेन का भी रहेगा। अब रूस ब्रिटेन का रहेगा, इसका मतलब कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग भी मौजूद रहेंगे, कम्युनिस्ट लोग भी मौजूद रहेंगे और यहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग भी मौजूद रहेंगे। अब यहाँ पे हंगरी और युगोस्लाविया की जब यहाँ पे सरकार यहाँ पे बनाने की जब बात आई यहाँ पे, तो कम्युनिस्ट लोगों ने यहाँ पे अपना पकड़ बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पे कम्युनिस्टों की सरकार यहाँ पे बन गई। तो हुआ था यहाँ पे कि पूरी तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है, निरपेक्ष तरीके से कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हंगरी और युगोस्लाविया पे ठीक है कम्युनिस्ट लोगों की सरकार बन गई, साम्यवादी दलों का समर्थक ठीक है यहाँ पे बढ़ते चला गया, तो समस्या आनी शुरू हो गई। तो 1944 से मामला पूरी तरीके से ठीक है बढ़ता चला गया। ये भी एक अविश्वास का कारण था। पांचवा कारण है यहाँ पे फुलटन भाषण, ठीक है, स्थान है, ठीक है, फुलटन एक स्थान है, अमेरिका में एक स्थान है। यहाँ पे देखिए 1946 में आप लोगों को ध्यान होगा कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे, ठीक है, चर्चिल। अब इनकी जो यात्रा रही चर्चिल की जो यात्रा रही अमेरिका में, ठीक है, इन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और ये जो स्टेटमेंट था ठीक है ये भी शीत युद्ध को बढ़ाने में कोई कम ठीक है कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने बोला कि पहला जो तानाशाही था अर्थात हिटलर था, हिटलर को तो हमने समाप्त कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, लेकिन अब हिटलर के जगह ठीक है एक तानाशाही के बदले दूसरे तानाशाही को यहाँ पे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे ख़त्म करने का जो भी प्रयास किया जाएगा ठीक है हमारे द्वारा किया जाएगा, अर्थात ब्रिटेन है, यूएसए, फ्रांस है, उसके द्वारा किया जाएगा। तो अब यहाँ पे रूस को अब बहुत अधिक समझाने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरा तानाशाही कौन है, ठीक है, बिल्कुल वही है। साम्यवादी शासन स्थापित नहीं होने देंगे यहाँ पे, ठीक है। चर्चिल का मीनिंग यही था कि हिटलर की जगह आप साम्यवादी व्यवस्था का स्थापित होने नहीं देंगे। इसके वजह से यहाँ पे रूस से मतभेदता शुरू हो गई। तो देखिए यहाँ पे दोनों, एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ अमेरिका है, दोनों ही कैपिटलिस्ट देश हैं और इन दोनों ही कैपिटलिस्ट देशों से रूस का पूरी तरीके से अविश्वास, मतभेदता हर तरीके से बढ़ रहा है। छठा कारण है यहाँ पे बर्लिन की नाकेबंदी, ठीक है। 1948 में आप लोगों को ध्यान होगा ठीक है कि रूस ने बर्लिन पर नाकेबंदी करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अभी पूरे तरीके से मैनेजमेंट का काम पूरा भी नहीं हुआ था कि रूस ने बर्लिन पर अटैक कर दिया। अब बदला तो लेगा ही लेगा रूस हिटलर का, ठीक है। बर्लिन पर नाकेबंदी करना शुरू कर दिया, नियंत्रण करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे यूएसए ने पूरी तरीके से सतर्कता बरती और 1949 में
ठीक है। 1949 में यहाँ पे यूरोप की सुरक्षा के लिए कि अगर हमने यूरोप की सुरक्षा नहीं किया तो हो सकता है कि उस समय जो ऑलरेडी रूस एक बड़ी ही, ठीक है, एक वैश्विक शक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में मौजूद था, पूरे यूरोप को निगल जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे यूएसए के द्वारा, ठीक है, खुद लीडरशिप करते हुए यहाँ पे नाटो बनाएगा। ध्यान रखिएगा, नाटो का गठन किया गया और इसका उद्देश्य ही था यूरोप की सुरक्षा करना। अब यहीं से अब शुरू हो जाता है। अब यूएसए जैसे ही नाटो बनाया, ठीक है, अब यूएसएसआर अर्थात रूस भी शांत नहीं बैठा, ठीक है। रूस ने यहाँ पे वारसा, ध्यान रखिएगा, वारसा संधि इसने करना शुरू कर दिया। जो भी कम्युनिस्ट कंट्री थे उसको अपने पे मिलाना शुरू कर दिया और कम्युनिस्ट के अलावा भी अब यहाँ पे गुटिया प्रणाली को जन्म मिलने लगा नाटो पे, ठीक है। अमेरिका चाह रहा था कि जितने अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाए। वारसा में भी यही हो रहा था, बहुत सारे कंट्री को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो भारत देखिए, ठीक है, ना बहुत अधिक यूएसए में शामिल हुआ, ना बहुत अधिक यूएसएसआर में शामिल हुआ। झुकाव भले ही, चूँकि उस समय नेहरू थे, उनकी जो विदेश नीति थी बिल्कुल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर आधारित थी कि जितना हो सकेगा हम यूएसए से भी हेल्प लेंगे, यूएसएसआर से भी हेल्प लेंगे। चूँकि नेहरू की विचारधारा यहाँ पे सोशलिस्ट थी, तो स्वाभाविक है कि जब जो झुकाव रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, यूएसएसआर की तरफ जाते रहेगा। लेकिन फिर भी उस समय अपने आप को न्यूट्रल रखना और नॉन अलायंस मूवमेंट को चलाना उस समय कोई छोटी बात नहीं थी, जिसकी वजह से नेहरू को एक ग्लोबल लीडर के रूप में ख्याति मिली। सातवां कारण है यहाँ पे U2 विमान कांड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, U2 विमान कांड एक एरोप्लेन है, जासूसी से रिलेटेड यहाँ पे अमेरिका का था। ध्यान रखिएगा, जासूसी विमान। अब यहाँ पे यही हो रहा है कि जब अविश्वास जब बढ़ रहा है तो एक दूसरे के जो भी यहाँ पे आसपाई के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी यहाँ पे एक दूसरे के इंटरनल मामले पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हस्तक्षेप किया जा रहा है। कैसे? जासूस के द्वारा किया जा रहा है। तो अमेरिका का जासूसी विमान जिसका नाम था U2 विमान, ठीक है, रूस के द्वारा इसे पकड़ लिया गया। रूस ने प्रूफ भी कर दिया कि हो ना हो ये अमेरिका का विमान है। अमेरिका ने इसके बदले कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और रूस ने चताया भी कि भाई हमारी जासूसी बंद करो। लेकिन अमेरिका चुप बैठने वाला कहाँ था, वैसे आगे भी जासूसी करता रहा, जिसके वजह से दोनों देशों में तनाव की स्थिति बढ़ते चली गई। तो छोटे छोटे पॉइंट है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा है 8वें नंबर पे यहाँ पे क्यूबा संकट, ठीक है। क्यूबा की स्थिति को देखेंगे तो बिल्कुल कैरिबियन सी में आप लोगों को, ठीक है, कैरिबियन सी में, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, यहीं पे आपको मिल जाएगा कैरिबियन सी। उसी में, ठीक है, एक छोटे आइसलैंड के रूप में यहाँ पे क्यूबा देश यहाँ पे मौजूद है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जस्ट, ठीक है, पड़ोसी देशों में वो भी एक शामिल है, ठीक है। अभी वर्तमान में उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है सामरिक दृष्टिकोण से। तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश था, लेकिन क्यूबा देखिए, अगर क्यूबा को देखा जाए तो बिल्कुल एक कम्युनिस्ट देश है, साम्यवादी देश है, ठीक है। और उस समय जो इसके नेता था फिदेल कास्त्रो, जो कुछ समय, ठीक है, कुछ वर्षों पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में उस समय अगर देखा जाए तो क्यूबा और यूएसएसआर का जो रिलेशन था बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, कार्य कर रहा था। क्यूबा का अमेरिका से बहुत अधिक अगर देखा जाए तो बनता नहीं है, ठीक है, रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। कारण यही है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है यहाँ पे। तो जब अमेरिका जब U2 विमान कांड वगैरह को करना शुरू कर दिया, जासूसी को करना शुरू कर दिया, तो अब रूस भी बैठने वाला यहाँ नहीं था और रूस ने अपने मिसाइल को, ध्यान रखिएगा, अपने मिसाइल को क्यूबा में आके यहाँ पे, ठीक है, स्थापित कर दिया। और मिसाइल का जो डायरेक्शन है बिल्कुल अमेरिका की तरफ, आप इधर देखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे नीचे आपको फ्लोरिडा दिख जाएगा, इसी के तरफ मोड़ दिया, जिसके वजह से रूस को अमेरिका को यहाँ पे समस्या होगी ही होगी भाई, कि मिसाइल है, ठीक है, तुम्हारा जो भी दोस्त है, जो भी यहाँ पे मिसाइल लगा रहा है, तो अपना जो लैंड भूमि तुम उसे यूज करने के लिए दे रहे हो, अपनी सुरक्षा के लिए लगाओ, लेकिन हमारे डायरेक्शन में, ठीक है, मोड़ने का क्या मतलब है यहाँ पे। तो यहीं से बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं यहाँ पे शुरू हो गई। फाइनली कारण यही था कि अब जो अविश्वास है पूरी तरीके से बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रभाव की। अब इतने सारे यहाँ पे, ठीक है, एक से एक घटनाएं होती चली गई, तो इसका प्रभाव भी होगा ही होगा। और प्रभाव जब भी आए थोड़ा बैलेंस करने की, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के रूप में, ठीक है।
इस तरह अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आप बेहतर मार्क्स पा सकते हैं। पहला है यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव के रूप में यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा मिला, क्योंकि इस समय यूएसएसआर और यूएसए के बीच जो भी यहाँ पे होड़ लगी, उस होड़ में हथियारों की संख्या को बढ़ावा दे के पूरी तरीके से, ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो डेवलप किया गया हर एक क्षेत्र में किया गया, चाहे वो संचार के क्षेत्र में हो, चाहे वो मिसाइल के क्षेत्र में हो, ठीक है। इससे क्या हुआ, लंबी दूरी वाला मिसाइल बनने लगा, ठीक है, एक से एक यहाँ पे मिसाइल बनने लगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी का आधार पूरी तरीके से तैयार होगा। उपग्रहों से जीवन भी आसान हो गया, जैसे कि संचार क्रांति वगैरह, ठीक है, कम्युनिकेशन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा गुट निरपेक्षता की संकल्पना सामने आई। नहीं तो सोचिए कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इन उपनिवेशों को कौन पूछने वाला था, इनका कोई बहुत अधिक इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन शीत युद्ध छिड़ चुका है, एक एक उपनिवेश देशों को अपने में शामिल करने की होड़ मची हुई है, ठीक है। और उसमें पाकिस्तान पता ही आपको, ठीक है, पाकिस्तान का झुकाव अधिकतर जो था कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ था, अमेरिका की तरफ था। तो गुट निरपेक्ष की संकल्पना यहाँ पे सामने आई और इस तरीके से तृतीय विश्व की, ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध नहीं, ध्यान रखिएगा, तृतीय विश्व जो गुलाम देशों का पूरी तरीके से समूह था, ठीक है, इनकी भी उपस्थिति उस शीत युद्ध में काफ़ी बढ़ गई। अब बात करते हैं हम लोग नकारात्मक प्रभाव। देखिए काफ़ी ही अधिक अगर देखा जाए तो नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पे मौजूद है। भय और संदेह पूरी तरीके से बना हुआ था। सैन्यवाद सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। सैन्यवाद में देखिए अब नाटो जैसे संगठन का जन्म हो गया रिटेलिएट करने के लिए। यूएसएसआर के द्वारा वारसा को बनाया गया। अपने अपने जो भी रिसोर्स थे इस सैन्यवाद को बढ़ावा किया गया, ठीक है। बहुत सारे हथियार इसमें सब शामिल है। देखिए सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। विश्व दो गुटों में बढ़ता गया। आर्थिक, ठीक है, सामाजिक विकास में पूरी तरीके से बाधा उत्पन्न होने लगी। स्वाभाविक है कि अब ट्रेड जो होगा इन दोनों महाशक्तियों के बीच होगा ही नहीं, ठीक है। समस्या यहाँ पे आएगी ही आएगी। अब जो भी यहाँ पे कैपिटलिस्ट वर्सेस जो कम्युनिस्ट की जो लड़ाई चल रही है, जो भी, ठीक है, ये लोग अपने अंडर कंट्रोल में जिन देशों को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ट्रेड में जो एक कह सकते हैं कि जो मुनाफा वाली जो बात होगी वो यहाँ पे हो ही नहीं सकती है, ठीक है। सैनिक संधि प्लस संगठन बनना यहाँ पे तैयार हो गया, जैसे कि नाटो और वारसा। परमाणु युद्ध की यहाँ पे समस्या शुरू यहाँ पे हो गई, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए के पास परमाणु बम तो था ही, लेकिन जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है, यूएसएसआर के द्वारा भी, ठीक है, परमाणु बम को बना लिया गया। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य पूर्ति का पूरी तरीके से अखाड़ा बन गया, क्योंकि 1945 में जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब यही है कि जब दो बड़ी शक्तियाँ यहाँ पे मौजूद है, एक म्यान में यहाँ पे दो तलवार नहीं रह सकता है। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, कंट्रोल इस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों का था, और सब ये यहाँ पे जो कंट्रोल था नाम का बस संयुक्त राष्ट्र था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो संयुक्त वर्सेस पूरी तरीके से कम्युनिस्ट का एक अखाड़ा बन चुका था। अल्प विकसित एवं नौ सैनिक स्वतंत्र देशों के आर्थिक सुधार यहाँ पे बाधित भी हुए, इस दृष्टिकोण में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि सब यहाँ पे कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रख के सारे कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो भी यहाँ पे, ठीक है, नॉन डेवलपिंग कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे बहुत अधिक इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम लोग विकास की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विकास में कोई नया चीज़ नहीं है, जो कारण था वहीं विकास है, ठीक है। शीत युद्ध की चूँकि थोड़ा सा हम लोग अभी जो बिखरा हुआ टॉपिक था उसको हम लोग सिस्टमेटिक कर लेते हैं। 1917 से लेके 1945 के बाद भी, ठीक है, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, 5 चरणों में इसको बांट दिया गया है। तो इससे आपको पूरी तरीके से समझने का, ठीक है, मौका मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये जो घटनाएं हो रही है शीत युद्ध, केवल द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो घटनाएं हुई, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो घटनाएं हुई उसके कारणों की वजह से नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, एक कारण तो शुरू से ही उस विचारधारा का है, जब से यूएसएसआर में, ठीक है, कम्युनिस्टों का पूरी तरीके से वर्चस्व बढ़ने लगा, और उस लेनिन के द्वारा, ठीक है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में उस कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिज्म को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो यहीं से समस्या शुरू थी, इसीलिए थोड़ा सा आप देखते चलिए। प्रथम चरण की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 1917 से लेके 1945 में क्या हुआ यहाँ पे, तो वैचारिक मतभेद पहले से ऑलरेडी,
ठीक है मौजूद था। पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न को लेके ठीक है स्टालिन ने जैसे ही सहायता मांगी कि भाई हिटलर के खिलाफ तुम पश्चिमी मोर्चे पर ठीक है दूसरा मोर्चा खोलो, लेकिन इन लोग द्वारा खोला नहीं गया कि भाई रहने दो, ठीक है अगर हिटलर के द्वारा सोवियत संघ को बर्बाद भी कर दिया जाए तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। परमाणु बम का प्रयोग किया गया बिना ही यूएसएसआर को बताए हुए। बाल्कन समझौते का उल्लंघन किया गया। अब देखिए जो भी चीज़ हो रहा है ना ये एक ठीक है एक से एक बढ़ के और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वैचारिक मतभेद के रूप में, विचारधारा के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा अगर कारण देखें हम लोग यहाँ पे तो द्वितीय चरण के रूप में फुलटन भाषण 1946 में किया गया अमेरिका में जाके। बर्लिन की नाकेबंदी 1945 में रूस के द्वारा की गई। 1949 तक आते आते नाटो का गठन कर लिया गया और यहाँ पे ट्रूमैन सिद्धांत ठीक है साम्यवाद को रोकने का प्रयास किया गया। ट्रूमैन ठीक है अमेरिकी राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा कि अमेरिका राज्य राष्ट्रों को सहयोग देकर अपने पक्ष में करेगा। वस्तुतः साम्यवाद की प्रसार को रोकने के लिए वह कहीं भी हस्तक्षेप कर सकता है। अब जैसे ही मैसेज ये सारा मैसेज अगर सोवियत संघ को मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सारी चीज़ें ठीक है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो साम्यवादियों के खिलाफ बोला जा रहा है, तो साम्यवादी तो चुप रहेंगे नहीं। ठीक है धीरे धीरे समस्या बढ़ती चली गई। तृतीय चरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1954 से लेके ठीक है 1962 तक का पीरियड है। ठीक है तो द्वितीय चरण में टाइम पीरियड यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा 1900 ठीक है 45 से लेके 1954 तक। अब यहाँ पे तृतीय चरण के रूप में 1954 से लेके 62 में अगर देखा जाए यहाँ पे तो संयुक्त ठीक है यहाँ पे यूएसएसआर के द्वारा भी ठीक है पूरी तरीके से 1955 में वार्सा संधि कर लिया गया। इसमें सोवियत संघ तो था ही था, इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल क्षेत्र था ठीक है ईस्टर्न यूरोप का क्षेत्र था जिसमें कि अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया ठीक है सारे के सारे उस समय एक अच्छे खासे देश थे, पावरफुल देश के रूप में मौजूद थे जो पूरी तरीके से सोवियत संघ का साथ दे रहे थे। 1960 में यूट्यूब विमान कांड हो गया। 1962 में क्यूबा संकट हो गया जो कि मैंने सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे चतुर्थ चरण की यहाँ पे बात करें तो 1963 से लेके 1974 में जो यहाँ पे समस्याएं जो पैदा हो रही है दो प्रकार की हो रही है। एक तो तनाव बढ़ाने वाली हो रही है, तनाव घटाने वाली यहाँ पे हो रही है। चूँकि तनाव बढ़ाने वाली जो घटनाएं थी खासकर यहाँ पे भारत पाकिस्तान युद्ध को लेके, जैसे कि ठीक है जस्ट ही आपको पता होगा कि नेहरू की ठीक है मृत्यु के पश्चात जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री आते हैं 1963-64 में पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है। 1970-71 में आते आते फिर बांग्लादेश को लेके पूर्वी पाकिस्तान को लेके युद्ध हो जाता है। तो भारत पाकिस्तान जो युद्ध था यहाँ पे पिक पे था, पहला कारण ये था। और पाकिस्तान का झुकाव अगर देखा जाए तो उस समय अमेरिका की तरफ था। ठीक है भारत का अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि सोवियत संघ की तरफ था। दूसरा है यहाँ पे पश्चिम एशिया को लेके। ठीक है पश्चिम एशिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र था इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन को लेके। इजराइल का ठीक है यूएसए का फुल सपोर्ट होता है यहाँ पे, और फिलिस्तीन में यहाँ पे ठीक है अब आप कोरिलेट कर सकते हैं यूएसएसआर का। ठीक है तो इन दोनों की जो उपस्थिति थी खासकर पश्चिमी एशिया में बिल्कुल बढ़ते चली गई। जैसे कि आप सीरिया को लेके समझ सकते हैं, ठीक है इराक को लेके समझ सकते हैं। तो इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन यहाँ पे समस्या शुरू हो गई। कारण एक ही था, ठीक है जो भी वहाँ का जो जेरूसलम का जो क्षेत्र था जहाँ पे 4 धर्मों के लेके जो विवाद की स्थिति पैदा हुई। बिल्कुल आप देखेंगे तो एक तरफ ठीक है बहुत ही नज़दीकी डिस्टेंस में ये चारों धर्मों के कहीं न कहीं जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन धर्मों को लेके यहाँ पे समस्या शुरू हो गई। और यहाँ पे खासकर ज्यूस को लेके ठीक है यहूदी धर्म को लेके यहाँ पे सबसे अधिक समस्या थी। जगहों को लेके कि जेरूसलम इजराइल में या ठीक है फ़लस्तीन है जिसे फ़लस्तीन भी बोला जाता है। तनाव घटाने वाले भी यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई जो शीत युद्ध को काफ़ी हद तक कमी किया। पहला यहाँ पे परमाणु अप्रसार संधि ठीक है 1968 में लाया गया। नॉन ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के रूप में यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब जो भी यहाँ पे जो
परमाणु बम को लेके हर एक देश यहाँ पे ठीक है अपने आप में बनाना चाहता था, शामिल करना चाहता था। उसमें एक भारत भी था। चाइना ने इस समय तक 1968 तक आते आते उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो जिसने पहले बना लिया इस संधि के पीछे ठीक है वो भाई उसको मैनेज करे। लेकिन इसके बाद जो भी परमाणु बम ठीक है जो भी देश बनाएगा पूछ के बनाएगा, फिर उसको नहीं बनाना है। बहुत सारे इसके ठीक है संधि है, बहुत सारे इसके जो प्रावधान है, इन प्रावधानों को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इससे ठीक है आने को लेके यहाँ पे बहुत सारे देश यहाँ पे खासकर परमाणु बम बना नहीं पाए। हॉटलाइन यहाँ पे लाया गया आपसी वार्ता के लिए ठीक है। डायरेक्ट अगर कोई समस्या है, होता है ना कि किसी ने बोला न्यूज़ के माध्यम से, अगर हमने सुन लिया तो उसने क्या बोला उसका मूल रूप हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। न्यूज़ वाले अधिकतर उन सब बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं। हॉटलाइन यहाँ पे शुरू किया गया अमेरिका और ठीक है सोवियत संघ के बीच की कोई भी समस्या हो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। शस्त्र के भंडारों को बनाने में यहाँ पे कमी लाई गई। स्टालिन के मृत्यु के पश्चात तनाव में कमी आई। 1960 के दशक के आसपास देखेंगे कि स्टालिन की जब मृत्यु हो जाती है तो काफ़ी हद तक ठीक है इसमें कमी लाने का प्रयास किया गया, लेकिन इतना आसान नहीं होता है ठीक है। जब तक 1990 के आसपास ठीक है गोरबाचेव नहीं आता तब तक ये चलता ही रहता है। सशक्तिकरण पर बल देने से सोवियत संघ पर आर्थिक बोझ बढ़ता चला गया। यूएसए को साम्यवादी देशों में व्यापार की यहाँ पे संभावना दिखाई दिया। यूएसए देखिए हमेशा व्यापार को लेके एग्रेसिव मोड में रहता है, हर ठीक है वो सिचुएशन तक वो जा सकता है। तो भाई उसे लगा कि दोनों को झगड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है। यूएसए का जो व्यापार दिखा, जो भी यहाँ पे कम्युनिज्म जो कंट्री थी, कम्युनिस्ट कंट्री थी, कई सारे जो इसमें कंट्री शामिल थे, उसमें भारत भी शामिल था। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया कि हर हाल में शीत युद्ध को भाई ख़त्म करो। ऑलरेडी हम लोग इतना दिनों तक गुलाम रह चुके हैं। अब जब हमारी बेहतरी की जब बात आ रही हो तो पुनः एक उष्ण वातावरण का जो दौर रह रहा है, हम फिर से हमारी जो सिचुएशन है बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इसकी भी प्रासंगिकता काफ़ी उस समय अधिक थी। पांचवा चरण के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1979 से लेके यहाँ पे 90 तक 9 शीत युद्ध का यहाँ पे चरण इसे माना गया। क्योंकि अगर पुराना में अगर हम लोग बात देखें तो देखिए यूरोप में जो वैचारिक मतभेद की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था पूंजीवादी वर्सेस साम्यवाद। जर्मनी और यहाँ पे सशक्तिकरण को लेके ठीक है, सॉरी यहाँ पे जमीन एवं सशक्तिकरण को लेके कि कौन कितने कंट्री को ठीक है अपने में शामिल कर लेता है, कौन कितना अधिक शस्त्र यहाँ पे बना लेता है। लेकिन नया आते आते तक यहाँ पे शुरू हो गया एशिया ठीक है, जो कि अधिकतर देश इसमें गुलामी थे। अफ्रीका में भी यही हाल था ठीक है। अब यहाँ पे पूंजीवादी प्रभाव को बढ़ाने में पूरी तरीके से होड़ मच गई। तो पूंजीवादी प्रभाव अगर बढ़ाएगा तो यहाँ पे सोवियत संघ वाले भी चुप नहीं रहेंगे। कुल मिला के अब ठीक है एक जो होता है ना कि भाई हमारे तरफ आ जाओ, हमारे तरफ आ जाओ, तो कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पे भी शुरू हो गई नए वाले में, और अभी तक चल रहा है मार्केट के दृष्टिकोण से। अंतरिक्ष नियंत्रण ठीक है उपग्रहों के माध्यम से यहाँ पे करने का प्रयास किया गया। इस तरीके से अगर देखिए तो एक स्टार वार के रूप में ठीक है कि स्पेस में कौन कितना डेवलप कर लेता है। अब देखिए ज़मीनी लड़ाई पूरी तरीके से अंतरिक्ष में लड़ी जाने लगी। 1990-91 तक आते आते सोवियत संघ का यहाँ पे विघटन हो गया, और इस विघटन के फलस्वरूप पूरी तरीके से शीत युद्ध का ठीक है खात्मा हो गया गोरबाचेव के नेतृत्व में। तो ये था 5 चरण। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परिणाम की ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे के पूरे टॉपिक का जो निचोड़ है, परिणाम क्या हुआ तो सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक म्यान में ठीक है 2 तलवार तो रह नहीं सकती है, स्वाभाविक था कि किसी न किसी एक को झुकना था। झुका कौन? सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन हो गया, उससे अलग 15 नए जो देश जो निकल के सामने आए ठीक है, राज्य के रूप में आप उसे समझ सकते हैं। कुछ यहाँ पे पूर्वी यूरोप में शामिल है, कुछ मध्य एशिया में शामिल है। आर्थिक संकट ठीक है बहुत अधिक बढ़ गया था, सशक्तिकरण हो गया। अंतरिक्ष अनुसंधान में टक्कर ठीक है यूएसए को देने के चक्कर में विभिन्न देशों का आर्थिक सैनिक यहाँ पे ठीक है सहायता, ये सारी जो कारण थी। देखिए अब सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टालिन था, स्टालिन के बाद जो भी सोवियत संघ में एक से एक जो वहाँ पे लीडरशिप आया, उसने गोरबाचेव के पहले तक जितने लोग आए सारे लोगों ने सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब यही है कि सोवियत संघ की स्थिति को देखिए ठीक है, इतना बड़े क्षेत्र था, लेकिन अमेरिका जैसी उसकी जोग्राफिकल कंडीशन नहीं है, ठंड वाला क्षेत्र है। इतने बड़े भूभाग होने के बावजूद भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से यूएसए जैसा एक रिसोर्स प्रधान देश नहीं है ठीक है।
यूएसए का आप क्लाइमेट भी देख लीजिए, एग्रीकल्चर से लेके टेक्नोलॉजी देख लीजिए, सब चीज़ वहाँ पे बेहतरीन था। और सोवियत संघ ज़बरदस्ती टक्कर के देने के चक्कर में यहाँ पे बर्बाद हो गया। अंतरिक्ष अनुसंधान में यहाँ पे टक्कर दिया यूएसए को, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों को आर्थिक सैनिक सहायता भी दिया गया, जो भी देश, ठीक है, इनके, ठीक है, फेवर में शामिल होते थे। अमेरिकी महाशक्ति का पूरी तरीके से उदय हो गया 1990-91 के बाद। अब सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एक म्यान में एक ही तलवार पर रहने वाला था। चाचा चौधरी यहाँ पे आ गया, ठीक है, जिसके वजह से कहावत भी चला कि अगर अमेरिका को अगर, ठीक है, जुकाम हो जाए, अगर छींके तो पूरा देश चीखता है, ठीक है, माने पूरा विश्व चीखता है। इसके अलावा यहाँ पे गोरबाचियों की नीतियाँ हैं, ठीक है। गोरबाचियों की नीतियाँ ने मानव अधिकार स्वतंत्रता पर बल दिया। आते हैं इसने, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे रिफॉर्म के माध्यम से उसको यही लगा कि भाई इतने बड़े क्षेत्र को चलाना आसान नहीं है, स्थिति खराब होते जा रही है। उसने पूरी तरीके से विघटन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया कि भाई विघटन कर देना है सबसे, ठीक है। उसके बाद लोग कम से कम एक सेटिस्फेक्शन का जो लाइफ है, ठीक है, वो कम से कम गुजार सकेंगे। विश्व को शस्त्रविहीन बनाने पर इसने बल दिया, बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। वार्सा संधि को इसने समाप्त कर दिया। मिसाइलों को नष्ट करने वाले जो भी यहाँ पे संधि थी, इसने इस पे शामिल, ठीक है, दूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, संधि है, इस पे इसने, ठीक है, शामिल, इसमें साइन किया इसने कि जो भी मिसाइल है इसे पूरी तरीके से हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। शांति के लिए आगे चल के इसको, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ध्यान रखिएगा, गोरबाचेव को। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि शीत युद्ध की अवधारणा का आधार ही अब पूरी तरीके से नष्ट हो गया। पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया, ठीक है, और मुक्त अर्थव्यवस्था पे बल दिया गया। आगे चल के सोवियत संघ, ठीक है, और अमेरिका में भी अच्छा खासा व्यापार होने लगा। और सिर्फ सोवियत संघ अमेरिका में नहीं, कैपिटलिस्ट वर्सेस जो एक कम्युनिज्म जो मामला चल रहा था, पूरी तरीके से जो ब्लॉक किया गया था, आगे चल के धीरे धीरे वो स्थिति ठीक हो गई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ही कभी कहना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब एक नया चीज़ चल रहा है, ठीक है। सॉफ्ट पावर की नीति के माध्यम से एक नौ उपनिवेशवाद को जो जन्म दिया गया है। आगे चल के जब मैं आप लोगों को पूरी तरीके से उपनिवेशवाद का जब टॉपिक लाऊंगा तो उसमें मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कभी वर्तमान में जो सॉफ्ट पावर के तहत जिस प्रकार से नौ उपनिवेशवाद की नीति जो चल रही थी, देखिए कैसे इसमें पुराने जो कहीं न कहीं जो भी औपनिवेशिक देश थे, उपनिवेश जो बने हुए थे, अभी भी उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है शीत युद्ध का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करते रहिए आप लोग, अधिक से अधिक लोगों तक, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।